वाला तनकीद बराए तनकीद हम करते हैं और उससे पूरे मुल्क में एक मायूसी फैलती है। आपका जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो मुतासिर होता है और जो हमारी मईशत मुश्किल में रही थी और अब वो रिकवरी की तरफ माइल हो रही है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना अगर उसका ऑब्जेक्टिव है, मैं समझता हूं ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं और मईशत के जो असरात होते हैं वो देर पा हुआ करते हैं। जनाबे वाला, मैं नहीं समझता कि आज कौम के सामने इस किस्म की गुफ्तगू से मायूसी फैलाई जाए। मायूसी फैलाने से मैं नहीं समझता कि मुल्क का मफाद है। आप कह सकते हैं, आप तजवीज़ दे सकते हैं, आप बेहतर हिकमत अमली की तजवीज़ पेश कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जो खराबी है, जो मुश्किलात हैं, ये एक नाअहल इकोनॉमिक टीम की वजह है, ये हकायक के बरक्स है। जनाब वाला, मैं इसलिए अर्ज करना चाहूंगा कि मैं बगैर किसी पे तनकीद किए आइए एक ताराना नजर डालते हैं कि अगस्त 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत महाराज वजूद में आती है तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी। लेट्स आस्क द इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान कि आपके जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, which side were they pointing? Were they pointing in the right direction or were they pointing in the wrong direction? आप देखें कि 2 साल में बहुत मुश्किल फैसले किए, कड़वी गोली खाई, पेनफुल डिसीजंस लिए गए, किस लिए? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड पीपल सफर्ड। We took a lot of criticism, but इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में स्टेबिलिटी के बाद रिकवरी की तरफ अब रिफ्लेक्शन उसका आना शुरू हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, अब ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है। ये वो इदारे हैं जो आपकी और मेरी बोली नहीं बोलते, वो अपना तज्जिया पेश करते हैं, उनके अपने एनालिसिस होते हैं। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आज पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, इट इज टचिंग 5.37%। नाउ सर, मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत के तुर्रा इम्तियाज था, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर जरूर कीजिएगा बात, जो तुर्रा इम्तियाज था इनका था। इसके बाद एहसन इकबाल साहब बात करेंगे, प्लीज आप तशरीफ। मेरी बात मुकम्मल होने दें सर, आप जरूर बात कीजिए। एहसन इकबाल साहब करेंगे इसके बाद। इनका तुर्रा इम्तियाज था कि हमने 5% ग्रोथ हासिल की उन हालात में, जिन कंडीशंस में इन्होंने की और जिन कंडीशंस में आज आपकी हुकूमत ने किया है। कोविड कंडीशन में पूरी दुनिया की मईशत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पूरी दुनिया की मईशत को कोविड कंडीशंस की वजह से सेटबैक हुआ है और उन हालात में आपने 5.37% ग्रोथ की है। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो स्टैग्नेट कर रहा था, जिस पर जमूद तारी था, जनाबे वाला, आज वर्ल्ड बैंक का सर्वे कह रहा है इट हैज ग्रोन बाय 3.3%। नाउ सर, primarily we are an agrarian economy. There are 83 lakh agriculture farming households in Pakistan. When their purchasing power goes up, it has a multiplier effect on Pakistan's economy. और ये हो रहा है। आप देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, the production is going up और उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको दिखाई दे रहा है in growth. And this shows that the agriculture transformation plan of the PTI government is kicking off and it is finally having an impact on the economy. जनाबे वाला, मैं इतराफ करूंगा, ऑपोजिशन जब बात करती है और उनकी बात में अगर सदाकत है, हम आंख बंद नहीं कर सकते, हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें कान खुले रखने चाहिए। जब ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर की कीमतें चढ़ी हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं इतराफ करूंगा, बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी। हम सब कहते हैं, हम सब देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, हम गाफिल नहीं हैं, हम जवाबदेह हैं, बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी है। देखना यह है कि क्यों चढ़ी है। मैं समझता हूं
اور ہم نے بحیثیت حکومت کے کیا اقدامات لیے ہیں اس میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے. جناب والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے بس میں تھا، گورنمنٹ کے بکس میں یہ تھا کہ گیس کی شارٹیج کے باوجود گیس کی پوری ملک میں قلت ہے. جیسے کہ منسٹر پیٹرولیم ابھی کہہ رہے تھے کہ 9% ہماری گیس کی سپلائی ہر سال بتدریج کم ہو رہی ہے. سندھ کی بھی کم ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی کم ہو رہی ہے، اور نیشنل فگر جو ہے وہ 9% ڈکلائن ہے آن اے ایئرلی بیسس. اس ماحول میں جب گیس کی بندش کی گئی ہے، عام شہری متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی معیشت کے پہیے کو رواں دوا رکھنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ فرٹیلائزر پلانٹس کو گیس کی سپلائی جاری رہے گی. نتیجتاً آپ کی یوریا کی پروڈکشن پچھلے سال سے اگر آپ ایئر ٹو ایئر انالیسس کریں تو تقریباً 3.5 لاکھ پروڈکشن ٹنز کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے. اب جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، بٹ میں یہ نہیں کہتا، میں ایڈمٹ کرتا ہوں کچھ ڈیلرز ہیں وہ بالکل ہولڈ کر رہے ہیں، کچھ ڈیلرز ہیں جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور ان کا تدارک ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن جناب اسپیکر، میں یہ کہتا چلوں، 1 منٹ کے لیے آپ ذرا ایک نظر ڈالیے. فرض کیجئے آج پاکستان میں یوریا پیدا نہ ہو رہی ہوتی، اور ہماری جو ڈیمانڈ سے ہماری جو ہے ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ ہوتی، ہم کیا کرتے؟ ہم امپورٹ کرتے. امپورٹ آج آپ 1 بوری یوریا کی باہر سے منگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1 بوری یوریا کی کیا قیمت ہے. اس کے برعکس پاکستان کے کسان کو جو مہنگی یوریا بھی بک رہی ہے وہ انٹرنیشنل پرائس سے کہیں سستی ہے. انٹرنیشنل پرائس اگر یوریا کی 8-9 ہزار روپے بوری کو چھو رہی ہے تو آج بھی جو بلیک بھی ہو رہی ہے وہ 2500 پہ مل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بلیک مارکیٹنگ کو جسٹیفائی نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں ملنی چاہیے، کنٹرول ریٹ پہ ملنی چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا اور وہاں جناب ہم ایک کھاد پہ ایک پارٹی احتجاج کی بات کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے کسان کو ایک تقابلی جائزہ سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کرنی چاہیے. جناب والا، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اپوزیشن ضرور تنقید کرے، ہم سنیں گے، لیکن جہاں کوئی مثبت بات ہو جائے اس کا اعتراف کرنے میں، جب انہوں نے ایک مثبت بات کی، میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. جب ہم کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں اور آپ کے زمانے میں ایکسپورٹ اسٹیگنیٹ کر رہی تھی، اس کا ذکر نہیں کریں گے. جب آج سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریمیٹنسز ریکارڈ ہوئی ہیں پچھلے مالی سال میں، اس کا ذکر نہیں کریں گے. جب سب کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انالیسز سیاسی ہے، حقائق پر مبنی نہیں ہے. اور یقین جانیے پاکستان کی عوام سادہ ضرور ہو سکتے ہیں، شاید پڑھے ہوئے نہ ہوں، پڑھے ہوئے ضرور ہیں، اور وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، اور وہ ترازو میں رکھ کے تولنا جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے. جناب والا، بالکل آج میں ایک اور بات ایڈمٹ کرنا چاہوں گا آن دا فلور آف دا ہاؤس. اس وقت ہمارا چیلنج ہے مہنگائی، ہمارا چیلنج ہے. ہم سب منتخب ہو کر آئے ہیں، کون مہنگائی سے غافل ہوگا؟ میں ایمانداری سے کہتا ہوں ہمارا چیلنج اپوزیشن نہیں ہے، ہمارا چیلنج مہنگائی ہے. میں ایڈمٹ کہتا ہوں، یہ 100 جتن کر لیں ہمارے، یقین جانیے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہم سیاسی انداز میں ان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. مہنگائی چیلنج ہے، اب اس کا ہم نے تدارک کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن سر 2 منٹ صبر کر لیں، نہ گھبرائیں. آپ کو موقع دوں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ کو موقع دوں گا. دل ملائے نہیں، پلیز نہ پریشان ہو میرے بھائی. پلیز دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ مہنگائی کی وجوہات پر آئیے نا،
let us analyze महंगाई है, let us try and analyze कि महंगाई की वजूहात क्या है. डोमेस्टिक भी होंगी, हो सकता है कोताही भी हो. I will not shrug that, but there are certain international factors जिसको account for करना है. कम से कम पढ़ा लिखा जी शऊर तबका उसको account for करता है. वो क्या है? Number one, record increase in international price of gas. मैं भी स्पेन से होके आ रहा हूं, 70% उनकी गैस की कीमत में इजाफा हुआ. आज यूरोपियन यूनियन में गैस प्राइसेस मौजूए बहस है. आपने देखा कजाकिस्तान में क्या हुआ, ये आपके सामने हकीकत है. वाई गैस प्राइसेस. दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. आज जो आपकी फी बैरल कीमत है और हमारा इन्हिसार बेशतर इंपोर्टेड पेट्रोल पर है, तो उसका इंपैक्ट महंगाई पर नहीं होगा, यकीनन होगा. आज फूड आइटम्स जो है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, फूड प्राइसेस आर एट ए न्यू हाई. अब उसको देखिए. फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एग्जाम्पल, घी की कीमत चढ़ी हुई है. वजूहात क्या है? पाम ऑयल की कीमत देखिए. पाकिस्तान पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, हम इंडोनेशिया से करते हैं, बेशतर कुछ मलेशिया से भी करते हैं. आज जो पाम ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल, वो कहां है? उसका इंपैक्ट जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपैक्ट क्या महंगाई पे नहीं होगा? यकीनन होगा. इसी तरह आप देखिए कि जो कोविड की वजह से जो 2 साल से चल रहा था और अब 5th वेव से हम 2-4 हैं, जो सप्लाई चेन की डिसरप्शन हुई है ग्लोबली, उसका इंपैक्ट जो है डिमांड सप्लाई में जो आया है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उसका जो महंगाई पे असर पड़ा है वो आपके सामने है. और इसके साथ साथ मैं आपको उसका एक बैरोमीटर बताता हूं. इस वक्त अभी यूएन की WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिगर शाया किया है कि सन 2020 में जो इंटरनेशनल ट्रेवल है और जो इंटरनेशनल रेवेन्यूज हैं फ्रॉम टूरिज्म, they have gone down by 73%. Why 73%? अब कोई इंपैक्ट था ना. मैं बात खत्म कर रहा हूं सर, ना घबराएं. अब क्यों वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है? जनाबे वाला फिर कहते हैं पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी हैसियत खो गया, डिप्रिसिएशन हुई. बिल्कुल हुई. जनाब स्पीकर, आइए मैं इस हाउस की तवज्जो दिलवाना चाहता हूं. इसी कोविड कंडीशन में तुर्की की 44.5% डिप्रिसिएशन हुई है. क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? क्या हम उसकी मिसमैनेजमेंट हमने की है? अर्जेंटीना 17.3% डिप्रिसिएशन हुई है. क्या हमारी मिसमैनेजमेंट है? कोलंबिया 12.9%. क्या हम जिम्मेदार हैं? जापान 9.1%. क्या हम जिम्मेदार हैं? यूरोपियन यूनियन 6.8%. क्या हम जिम्मेदार हैं? Now these are international global factors that they have to be catered in. लेकिन इतना हौसला नहीं है, इतना हौसला हमारी ऑपोजिशन में नहीं है कि अगर पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो में बेहतरी आई है और वो गिरकर from 83.3% it has come down to 71.3%, वो नहीं कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे. अगर आज कैफियत यह है कि इंटरनेशनल आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम फ्रॉम $1,457 per capita, if it has gone up to $1,666 per capita, उसका फिक्र नहीं करेंगे. सांप सूख जाता है, सन्नाटा तारी हो जाता है. पाकिस्तान के लिए खुश हो, ये पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है. पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है. जनाबे वाला, मैं बात खत्म करता हूं. मुझे पता है मुझे पता है जज्बात भड़क रहे हैं. मुझे पता है कि जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होने को है. लेकिन जनाबे वाला मैं अर्ज करता चलूं कि हमने अब फोकस किया है. पहला साल, दूसरा साल स्टेबिलिटी का साल, तीसरा साल रिकवरी का साल और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा इंशाअल्लाह. जनाबे वाला, अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं कह रहा हूं,
We have given a new direction to Pakistan's foreign policy. And there's a new focus and there's a new shift. And that shift is from geopolitics to geoeconomics. Why? To attain economic security for Pakistan, to protect the well-being of ordinary Pakistani. We have changed the direction of Pakistan's foreign policy. Thank you. And Janab Wala, I will conclude. And I will conclude, my speaker, I will conclude that हमने आप सब बताएं, एक तरफ मेरी जमात कहती है बोले, आप जो हुक्म करें. नहीं, टाइम का बस अभी टाइम हो गया जी. प्लीज. राइट सर. मैं आपका एहतराम करता हूं, मैं इस चेयर का एहतराम करूंगा, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन जाने से पहले ये कह दूंगा कि मैंने एक खत आजिजाना सा खत शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश किया, और एक आजिजाना सा खत चिट्ठी सैयद जी के नाम लिखी है, बिलावल भुट्टो के नाम लिखी है जी. तो मैं कह रहा हूं, वो मेरा खत पढ़ तो लो, उस खत का जवाब तो दे दो. मानो ना मानो, बैठो तो सही, गुफ्तगू तो करो, बैठ के बात तो करो. आओ, इतना हौसला तो होना चाहिए, इतना हौसला तो होना चाहिए. जब पाकिस्तान के वफाक की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के वफाक की बात करते हैं. थैंक यू. बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ. बैठ जाओ अपनी जगह पे. बैठ जाए अपनी. बैठ जाए रफीउल्लाह. मुझे तरीका आता है फिर बैठने के लिए. आप तशरीफ रखें आपको. आप तशरीफ रखें प्लीज. मुझे पता है. प्लीज आप अपना लबाल, आप रफीउल्लाह हाथ से ना बढ़े प्लीज. आप बैठे प्लीज. बैठ जाओ जी. वाइंड अप करें प्लीज. वाइंड अप करें. जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है कि सफों में खिलबिली मच गई है. ये अगर इस तरह बात करता है तो निकालो उसको. परेशानी लाहक हो गई है. मुझे मालूम है परेशानी लाहक हो गई है. इसको अगर इस तरह बात करेंगे मैं निकालूंगा तुम्हें. आपकी बात को आप बैठ जाए प्लीज. कहता हूं, बैठ जाओ. पाकिस्तान के लोगों, बैठ जाए प्लीज. मत परेशान हो. हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर. इसको लेके आओ, सिक्योरिटी वालों को लेके आओ. ये सिंध के बारे में जो कॉलिंग अटेंशन में